तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने इडियोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया था। इडियोमेट्रिक के लिए मुझे बस एक ही बात बोलना है कि उसके क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और थोड़ा सा उसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो उसको ध्यान से करना। अब हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो लिखो, हेडिंग लिखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो आज के लेक्चर में हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी है, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले ये थ्योरी कहता क्या है। ये थ्योरी कहता है कि सबसे पहले नीचे पॉइंट लिखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आइडियल गैस। तो ये जो भी थ्योरी ये किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ आइडियल गैस पे, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस के दो मतलब आपको पहले बताया था। पहला, जिन गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। और दूसरा, गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, मतलब उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ आइडियल गैस पे, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, आप एक एक करके पॉइंट लिखो इसमें। तो लिखो गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम रैंडम मोशन ऑलवेज। तो बोलता है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ each other and also collide with wall of container. Due to collision with wall of container, they exert pressure on wall of container. They exert pressure on wall of container. तो वो लोग कंटेनर के आपके पास वही वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि उसमें कोलिजन करते हैं, मतलब गैस मोलिकुलर के साथ टकरा जाता है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, आप ऐसे सोचो, अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो आपको पता है नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्कर में क्या लगता है, ग्रेविटी, मतलब अल्टीमेटली तो नीचे गिर ही जाएगा। पर एयर के मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते। देखो, एयर के मॉलिक्यूल रूम में घूम रहे हैं, वो कोई नीचे वाला ऊपर भी जाता है, ऊपर वाला नीचे भी आता है, लेफ्ट राइट सब करते रहते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल पे हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। इसमें ये मान के चलेंगे कि जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक, कुछ लोगों को शायद इलास्टिक कोलिजन पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो आगे आएगा फिजिक्स में। तो नीचे लिख लो, बस इतना ही, केमिस्ट्री में बस इलास्टिक कोलिजन होता होगा, मतलब कि यहाँ पे मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व होती है। तो इसमें नीचे लिखो कोलिजन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल and collision of molecule with wall of container is elastic, elastic पता ही होगा, is elastic collision that is in this momentum and energy is conserved, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का मॉलिक्यूल स्ट्रेट आता है, और फिर जब टकरा जाता है तो अपना पाथ वो चेंज करता है। मतलब कि दो कोलिजन के बीच में गैस मॉलिक्यूल का जो पाथ होता है, मतलब जो रास्ता होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, जब टकराएगा तब ये बदल जाएगा, फिर मान लो इधर आया, फिर किसी से टकराया, फिर बदल जाएगा। तो दो कोलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हाँ, जब टकरा जाएगा तो रास्ता बदल जाएगा वो। तो इसमें नीचे लिखो गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल in straight line between two collision. नीचे इसमें आगे लिखो distance traveled by gas molecule between two collision is known as mean free path. तो दो कोलिजन के बीच में गैस मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो कहलाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये
और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा इसमें नीचे लिखते हैं, देखो हो सकता है गैस में रैंडम हो आपके पास, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, मान लो गैस मॉलिक्यूल में मिक्सर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, काफ़ी ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पर हम लोग इस थ्योरी में सारे मॉलिक्यूल का मास या साइज एक ही लेके चलेंगे। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपके मतलब मान लेते हैं क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, तो मान लेते एक का मास है 40, एक का मास है 45, एक का मास है 50, फिर 52, मान लो ऐसे हमने उनका एवरेज ले लिया, तो एवरेज मान लो 48 आ गया। तो वो 48 बोल देंगे कि 5 बच्चे क्लास में, सबका मास 48 है। तो ऐसा मतलब 5 बच्चे थे, आप उनका एवरेज लो, तो वो आ गया 48 मान लेते हैं। तो अब देखो ऐसा है कि 5 बच्चे तो एवरेज क्या 48, तो हम बोल देंगे कि जो 5 बच्चों को जो मास है 48, मतलब हम एवरेज की बात करेंगे हमेशा। तो मान लो अगर 2 टाइप या 3 टाइप के गैस मॉलिक्यूल हो गए तो हम हमेशा एवरेज मास की बात करेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, अगर अलग अलग हो गए तो उनके एवरेज मास की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे एक पॉइंट और लिखो इन दिस थ्योरी all the gas molecule are assumed to be same in size and mass. In this we always take average molecular weight. तो हम लोग एवरेज मोलिकुलर वेट लेंगे। अगर 2 टाइप के गैस हो गए, मान लो कंटेनर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 32 लेना है, और मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया तो फिर आपका वही मतलब कि एवरेज लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा एवरेज मास की बात करेंगे। हम लोगों को इस सेक्शन में काफ़ी ढेर सारे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड बल्कि ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, स्पीड पढ़ने हैं, तो हम लोग उसमें से एक पहले लिख लेते हैं, बाकी जो होगा हम लोग उसको बाद में करते हैं। तो हम लोग कुछ स्पीड को पहले लिख लेते हैं, तो इसमें तो लिखते हैं आपके पास क्या होगा, तो एक लिख लेते हैं आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो है क्या ये, इसको लिखते हैं VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर लेना है, उसका मीन लेना है, फिर उसका रूट। मतलब क्या है, जैसे मान लो कुछ आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, कुछ रैंडम गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो इस मान लेते हैं इस रूम में जो भी गैस मॉलिक्यूल है उसमें सबका वेलोसिटी या स्पीड सेम तो होगा नहीं, तो क्या होगा कि इनकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज लेंगे। कैसे? मीन स्क्वायर का रूट, मतलब कि जैसे मान लो एक का स्पीड V1 तो उसका स्क्वायर लो, एक का स्पीड V2 उसका स्क्वायर लो, एक का स्पीड V3 इसका स्क्वायर लो। माने तो यहाँ पे n गैस मॉलिक्यूल है तो इसका स्क्वायर, तो ये हुआ स्क्वायर स्पीड। ठीक है, स्क्वायर स्पीड का क्या लेना है, मीन। तो n मॉलिक्यूल है, n से डिवाइड करना है, और इसका फिर क्या लेना है, रूट। तो ये क्या लगा, दिस इज VRMS। ठीक है, दिस इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये एक टर्म लिख लो, इसका हम लोगों को पहले वाले सेक्शन में यूज पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो VRMS स्क्वायर क्या होगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर Vn स्क्वायर बाई n। ठीक है, और भी इसमें स्पीड, एक्चुअल में हमें इस सेक्शन में 3 स्पीड आज करने हैं, पर बाकी जो स्पीड है हम लोग आगे करेंगे। पहले वही लिख लेते हैं जिसका हमको पहले काम है, तो VRMS। ठीक है, क्या है कि स्क्वायर स्पीड, उसका मीन, उसका रूट। ठीक है, तो ये इसकी मतलब डिफाइन करने का मेथड होता है VRMS। ठीक है, तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं, देखते हैं। देखो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, पहले लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू क्या होता है, 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। तो PV, और एक दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, वो होता है 3/2 RT, या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी इसी पे बना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैं इन सब का डेरिवेशन अभी करा रहा हूँ, वैसे इन सब का डेरिवेशन बिल्कुल भी काम के नहीं है, यूजलेस है। मतलब कई बार डेरिवेशन काम के होते हैं किसी किसी फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है, पर मैं करवा देता हूँ लोगों को, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी अदरवाइज इस पर कुछ आएगा नहीं। मतलब केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले इसका समझ लेते हैं इनमें किसका क्या क्या मतलब, पहले मीनिंग लिख लेते हैं इन फॉर्मूले का।
तो P का मतलब क्या है? प्रेशर। V का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वही तो गैस का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम। M का मतलब, ये स्मॉल m लिखा है, स्मॉल m। अगर मैंने स्मॉल m लिखा है तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, अगर कैपिटल M लिखा है तो वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास होगा, दैट इज मोलर मास। तो स्मॉल m का मतलब क्या है? दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। R का मतलब वही गैस कांस्टेंट, और क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है तो इसलिए R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होगा, ठीक है। T का मतलब है टेम्परेचर, और इसमें N का मतलब है मोल। तो देखो पहली बात, दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? ये काइनेटिक एनर्जी, वन मोल गैस, आपने ये सब लिख लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहीं पे। तो देखो इन फॉर्मूले का क्या मतलब क्या है? ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वन मोल गैस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? फॉर वन मोल गैस मॉलिक्यूल। तो अगर एक मोल गैस मॉलिक्यूल होंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 RT, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास होता है अगर n मोल हो गए, अरे कोई जरूरी क्या 1 मोल हो, 2 मोल हो सकते हैं, 3 मोल हो सकते हैं, तो ये क्या होता है आपके पास? ये होता है फॉर n मोल गैस मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल होते हैं करंट, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके लिए एनर्जी ये होगा, और अगर n मोल होंगे तो उसके लिए एनर्जी ये होगा, n मोल के लिए ये और 1 मोल के लिए ऊपर वाला होगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसमें देखो कुछ बातों को बहुत ज़्यादा समझना है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में, ये तो चलो मोल है वो छोड़ो, अगर कोई मॉलिक्यूल का पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है T। तो एक बात याद रखना है कि गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल का होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये जो रिलेशन है इसका डेरिवेशन में करवा रहा हूँ अभी, और इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब है, जैसे मान लो अगर इस रूम में हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि देखो रूम का टेम्परेचर तो सेम है, तो दोनों के लिए सेम टेम्परेचर है, तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है? अरे भाई देखो, जिसका मास ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे मूव करता है। अरे हम लोगों ने डिफ्यूजन में भी बोला था ना कि जिसका मास ज़्यादा वो धीरे धीरे मूव करेगा, जिसका मास ज़्यादा वो धीरे धीरे मूव करेगा, जिसका मास कम वो फास्ट मूव करेगा। तो वैसे में काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका स्पीड कम होता है, जिसका मास कम होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है। तो ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला है ओनली डिपेंड्स ऑन, सिर्फ और सिर्फ किस पे? टेम्परेचर। इसके अलावा किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर वॉल्यूम किसी पे डिपेंड नहीं करता। गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, 1 मॉलिक्यूल के लिए, और मतलब 1 मोल के लिए, n मोल के लिए। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए करना है, फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो एक टर्म होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम लोग लिखते हैं आपका K से, स्मॉल के, दिस इज R/Na। अरे R की यूनिट क्या होता है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, वो एक मोल के लिए। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए करोगे तो R/Na, तो दिस इज 8.31, तो ये हो जाता है 1.38 इंटू
10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर 1 मॉलिक्यूल होता है तो मतलब 1 मोल होता है तो हम लोग आर के टर्म में लिखते हैं क्योंकि आर पर मोल होता है। 1 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर 1 मॉलिक्यूल होता है उसमें के इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एन है, और के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और हो जाता है, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये 1 मोल के लिए था। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल के लिए था, एन मॉलिक्यूल के लिए। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए करना तो से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वो होता है 3/2 kT, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 3/2 kT और 1 मोल का होता है 3/2 RT, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले आप सबने लिख लिए होंगे। मैं इनके डेरिवेशन करवा देता हूँ थोड़ा सा, पर भाई केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो हमने लिखा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फिजिक्स में कुछ दिनों बाद आपको एक चैप्टर ही आएगा जिसका नाम होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स, उनमें नाम होता है एक्चुअल में। ऐसा ही चैप्टर आएगा तो वहाँ पे भी ये सब वैसे आपको करवाया जाएगा ये सब। और देखो हम लोगों का अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में इस थ्योरी का यूज़ पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला इसको ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इस कॉन्सेप्ट का आपको अगले वाले चैप्टर में भी यूज़ पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हम लोग अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं आपके पास इसका डेरिवेशन। ये 3D का डायग्राम है, दिस इज XYZ एक्सिस, ठीक है। जो स्पीड होता है, अरे वो वेक्टर करवा दिया गया ना ये, तो ये क्या होता है, स्पीड Vx I कैप, ठीक है। ये वेक्टर आप लिख लेना, उसका जरूरत है नहीं, लिख लेना आपको जो मन करे, Vy J कैप और Vz K कैप, ऐसे तो लिखते ना ये। तो अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है तो शायद आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा ये कि दिस इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर एंड Vz स्क्वायर। अरे यही तो, जैसे मान लो, अरे अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या था, गैस मॉलिक्यूल लगातार घूम रहे हैं, रैंडम मोशन होता है, कोलिजन होता है। तो एक मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी स्पीड के बारे में मैंने लिख दिया कि Vx I कैप, Vy J कैप एंड Vz K कैप, ठीक है। इसमें नीचे लिखो in this it is assumed that speed of gas molecule in all the direction are same, ठीक है। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ऑल द डायरेक्शन आर सेम, मतलब कि Vx Vy एंड Vz को सेम माना है। मतलब क्या है कि Vx Vy और Vz को सेम माना है, तो क्या हो जाएगा, सो नहीं, अच्छा ये V होता है ना, ये V स्क्वायर का V, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टाइम, इसको सेम माना है तो मैं इसको कर देता हूँ 3 टाइम Vx का स्क्वायर। अरे यही तो कर सकते हैं ना, ये तीनों को सेम मान लिया तो ये भी Vx ये भी Vx, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। यह है 1/3। इसका यूज पड़ेगा, अरे वो फॉर्मूला था ना PV इक्वल टू 1/3 mn V RMS स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में ये जो 3 है वो यहीं से आएगा एक्चुअल में, ठीक है। और ये सब देखो स्क्वायर वाला ही चल रहा है, तो वो जो स्पीड होता है एक्चुअल में वो यही है, पर अभी आगे करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, देखो मोमेंटम के बारे में। देखो है क्या, देखो ये मान लेते हैं ये कंटेनर के 2 एंड की बात, मतलब देखो, अरे कंटेनर का 2 वॉल है, मान लो सपोज करो गैस मॉलिक्यूल यहाँ है, तो वो क्या है कि यहाँ से वहाँ टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, ऐसा टकराता रहेगा वो। तो हम मान के चले गैस मॉलिक्यूल लीनियर पाथ में चल रहा है और टकरा रहा है, कोलिजन कर रहा है, ठीक है। हम मान के चले बीच में कोई कोलिजन और नहीं होता,
तो ये जो इसका डिस्टेंस है इसको एल मान लेते हैं। अरे ये जब मान लेते हैं एक्स एक्सेस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, अरे मान लेते हैं एक्स एक्सेस है तो इधर टकराया, इधर आया, फिर इधर टकराया, तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल यहाँ जाकर टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, तो ऐसा चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल का मास ले लेते हैं एम, अरे स्मॉल एम, ठीक है। तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम पता है क्या होगा, अगर इधर जा रहा है तो उसका मोमेंटम होगा एम वी एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि ये जब यहाँ टकरा जाएगा तो ये वापस जाएगा, ठीक है। तो वापस आते तक मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस, सो दिस विल माइनस टाइम क्या होगा आपके पास, माइनस एम वी एक्स, सो दिस विल बी 2 टाइम एम वी एक्स। इसको देखो ये चेंज इन मोमेंटम होगा, जब इधर जा रहा है तो मान लेते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इधर आ रहा है, तो इधर जब आ रहा है तो इससे टकराए पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर पाथ मतलब बदल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर जा रहा है पॉजिटिव तो इधर आएगा नेगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी ना भाई वो। और चेंज की बात कर रहे हैं तो हमको उनका डिफरेंस लेना होगा, तो इसलिए इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2 mvx, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम आएगा। ये जो वेलोसिटी जो था मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, मतलब लिख इसलिए दिया है कि आगे इसका यूज करना है, ठीक है। तो चलो ये तो मोमेंटम का चेंज हो गया। अब यहां पे बात करते हैं टाइम की, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, तो ये टाइम होगा। देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, देखो दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। देखो मतलब तो हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से, तो दो गैस मॉलिक्यूल के जैसे मान लो यहाँ पर टकराया, फिर वापस जाएगा, फिर आगे फिर से टकराएगा, तो एक ही जगह पे जब दोबारा कोलिजन करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2l। अरे यहाँ टकराया, फिर इधर आएगा l, फिर इधर जाएगा फिर से l, तो मतलब एक जगह कोलिजन पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2l। और स्पीड उसका vx, एक्स एक्सिस का लॉन्ग मान के चल रहे। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भाई क्या होता है, फोर्स, पता ही होगा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा पी बाई टी, टाइम एम वी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 2l वी एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या है, एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। ये हो गया आपके पास फोर्स, ठीक है। ये जो वी एक्स स्क्वायर आ रहा है हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, अरे ये इसलिए तो लिखा और किसने लिखा है, रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अब वी मतलब कि तीनों डायरेक्शन को मिला के हो गया, ठीक है, वी स्क्वायर बाई एल बाई एम एल, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हम लोगों को निकालना क्या है, आपका प्रेशर, ठीक है, वो करना है। तो देखो क्या होता है, जो प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग में जो ड्रॉ किया था हमने उसको क्यूब माना था, मतलब क्यूब का मतलब ये है कि अगर उसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस l है तो y एक्सिस में भी l है और z एक्सिस में भी l है। अरे क्यूब का पता होगा ना कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया, फोर्स देखो ऊपर आ गया, ये 1/3 एम वी स्क्वायर, बल्कि इसमें एक काम और कर लेते हैं एक्चुअल में, फोर्स करने के पहले इसमें बल्कि वो भी लिख ही लेते हैं, आपका वो जो टर्म होता है,
अरे वो टर्म मतलब कि देखो ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए है ना, ये एक्चुअली इसमें एवरेज वाला टर्म भी कर ही लेते साथ ही साथ, ठीक नहीं वो दोबारा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल का फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपके नीचे लिख लो इसमें, दिस इज क्या है, फोर्स ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम लोग इसमें सपोज करते हैं अगर आपके पास n मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर n मॉलिक्यूल, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तब उस केस में क्या करेंगे, तो देखो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, फिर जो टोटल फोर्स होगा, अगर n मॉलिक्यूल होंगे तब क्या होगा टोटल फोर्स, अगर n मॉलिक्यूल होंगे तब टोटल फोर्स देखो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/3m और v1 का स्क्वायर बाई l। मतलब देखो देखो पहली बात समझो, हम लोगों ने क्या है कि स्टार्टिंग में ही सबका मास सेम माना हुआ है, ये माना हुआ है कि एवरी मॉलिक्यूल हैव सेम मास, ठीक है, तो मास चेंज नहीं होगा। और l का मतलब था डिस्टेंस, अरे चाहे वो y एक्सिस में ट्रैवल करे चाहे x एक्सिस में ट्रैवल करे, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो वो पर गैस मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा, अरे सब मॉलिक्यूल सेम स्पीड से थोड़ी ना ट्रैवल करेंगे। तो ये पहले का स्पीड मतलब सेकेंड का स्पीड, और ऐसे आपके पास ये इसका स्पीड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से 1/3m और l डिवाइड कर मतलब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, अरे n मॉलिक्यूल के लिए है ये, ठीक, n मॉलिक्यूल के लिए सबका हमने क्या किया, फोर्स ऐड कर दिया, तो इसको n से डिवाइड कर लेते हैं और n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था, दिस इज VRMS का स्क्वायर, तो मतलब कि फोर्स क्या हो जाता है, दिस इज 1/3m l VRMS का स्क्वायर इंटू n। तो अगर n मॉलिक्यूल होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3m/l VRMS स्क्वायर बाई n। तो जो स्पीड लेना है वो VRMS लेना है, ठीक है। VRMS का मतलब है, अरे यही जो लिखा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये फोर्स हो गया। अब देखो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, दिस इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या है, 1/3m n VRMS का स्क्वायर, और ये l तो नीचे आ जाएगा और इसमें 3 भी नीचे आ जाएगा, अरे 3 और l नीचे आ गए, और साथ में एरिया, लेंथ इनटू एरिया क्या होगा, वॉल्यूम। तो देखो क्या होगा P, और वॉल्यूम को मैंने, अरे लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम को मैंने इधर भेज दिया, तो PV इक्वल टू 1/3mn VRMS का स्क्वायर। तो याद रखना है कि इसमें जो स्पीड होता है वो VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें जो स्पीड है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, ठीक है। तो ये आ गया, और एक्चुअल में इसका डेरिवेशन बहुत मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस रिजल्ट याद रखना कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अरे ये एवरेज था ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। कौन सा वेलोसिटी लेना है हमको, इसमें लेना होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो ये आ गया पहला फॉर्मूला, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, PV इक्वल टू 1/3mn VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, जो काइनेटिक एनर्जी था, तो देखो अगर आप एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो वो होगा हाफ mn मतलब हाफ mv स्क्वायर। अगर n मॉलिक्यूल होंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ऐड करना पड़ेगा, देखो क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पहला मॉलिक्यूल, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल, और सारे मॉलिक्यूल की
काइनेटिक एनर्जी भाई ऐड कर दो। आप बोलोगे मास, अरे भाई मास तो पहले से बोला है कि सबका सेम लेना है, ठीक है। तो 1/2 m कॉमन, ठीक है जी। इसको n से डिवाइड कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऊपर ही कर देता, चल मैं एक स्टेप क्या वेस्ट होगा, n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई, दिस इज VRMS। तो मतलब कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल मतलब सबका मिला के, तो वो क्या होता है, वो होता है 1/2 mn VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mn VRMS का स्क्वायर, ठीक है। और PV इक्वल टू क्या होता है 1/3 mn और VRMS का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो हो गए। अब हम लोग चलो इन सबको रिलेट कर लेते हैं, किससे, अरे वो चलो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब एक काम करते हैं कि इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, PV अपॉन काइनेटिक एनर्जी, अरे टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई, समझ लो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ये एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड होता है वो VRMS होता है, ठीक है। अगर n मान लो 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल का मास इंटू 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो वही आपके पास है। और अपॉन क्या होगा 1/2 mn क्या होगा, वही VRMS का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा कट गया, इससे काइनेटिक एनर्जी कितना आया, अरे 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा देखो 3/2 काइनेटिक एनर्जी PV, ठीक है, 3/2 PV। और हमने स्टार्टिंग से ही याद करो क्या एज्यूम किया था, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू क्या होगा, nRT। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 3/2 nRT। तो ये होता है, इसमें नीचे लिख लो, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल। अरे कितने मॉलिक्यूल थे पता थोड़ी ना था ये, मान लो अगर 2-3 मोल होंगे तो उससे n से मल्टीप्लाई करना था। तो वैसे भी ये एक मॉलिक्यूल के टर्म में तब वो एक मोल के टर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मोल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से कम मोल होगा तब भी n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर n मोल, और 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, फॉर 1 मोल, ठीक है। तो ये डेरिवेशन तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में लेक्चर में बताए थे, तो हम लोगों ने सब डेराइव कर लिया। फॉर्मूला का डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखे ये याद रख लो, बहुत बस ये इंपॉर्टेंट है। और 3/2 ये 1 मोल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए करोगे 3/2 kT, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। और अगर मान लो 5 मॉलिक्यूल हो गए, 3/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 3/2 n kT। एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, n मॉलिक्यूल के लिए 3/2 n kT, 1 मोल के लिए 3/2 RT, n मोल के लिए, n मोल के लिए, 1 मोल है तो n मोल के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं, जो सर्किल किए हुए, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज़ का है नहीं एक्चुअल में ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हो गए एनर्जी के फॉर्मूले। तो VRMS क्या होता है भाई, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस भाई VN स्क्वायर बाई n और उसका रूट, ठीक है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और भी डिफाइन करते हैं, तो हम नीचे इसमें लिखते हैं, तो सेकंड इसमें लिखते हैं या फिर हाँ। अच्छा VRMS का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, VRMS का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। अच्छा अभी रुको, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 अरे nRT, ठीक है, फॉर n मोल, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/2
kT फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अरे ये सब फॉर्मूला भी तो पता है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 3/2 kT 1 मॉलिक्यूल के लिए, और n मॉलिक्यूल के लिए 3/2 n kT। ठीक है, अच्छा ये हो रहा है। और अगर अरे एक मॉलिक्यूल के लिए ये है, अगर n मॉलिक्यूल हुआ, n मॉलिक्यूल, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मतलब एवरेज स्पीड लाइन, तो अभी VRMS का पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो 3/2 क्या होगा, n kT। अरे एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है, n मॉलिक्यूल। ये कैसे आया, अरे r को n से डिवाइड करके, तो 1 मॉलिक्यूल और n मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अच्छा n मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमने ये भी तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है 1/2 mn VRMS का स्क्वायर, और ये भी तो निकाला था ये। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, मतलब क्या होगा, 3/2 n kT विल बी इक्वल टू 1/2 mn VRMS का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया। ठीक है, तो इससे जो VRMS का जो फॉर्मूला आया, दैट इज अंडर रूट टाइम 3 kT अपॉन m। देखो ये फॉर्मूला आएगा, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, 3/2 नहीं सॉरी, फॉर्मूला क्या है, 3 kT/m। ठीक है, ये फॉर्मूला आया। इसमें जो है क्या, देखो इसमें सबसे पहले समझो, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, और इसमें है क्या, जो m है, m ये स्मॉल m है, तो ये क्या है, दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है VRMS का, इसका यूज थोड़ा सा कम पड़ता है, तो किसका यूज ज्यादा पड़ता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो स्मॉल m जो लिखा हुआ है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, इसमें कैपिटल M लिख लेते हैं। कैपिटल M क्या होता है, दिस इज मोलर मास। अरे मोलर मास का मतलब है कि एक मोल का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोल सकते हो, मतलब ये पूरे, मतलब आपके पास वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल को मैंने कैपिटल M से लिख दिया है। तो अब एक काम करते हैं, वो जो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है ना, m इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M/Na। अरे ऐसा भी तो लिखते हैं ना, ये मोल में क्या पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मतलब मोलर मास जो होता है, मोलर मास, एक मोल का मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के मास को Na से मल्टीप्लाई करो, एक मॉलिक्यूल के मास को Na से मल्टीप्लाई करो तो आता था मोलर मास, या फिर एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मोलर मास बाय Na। तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का होगा आपका मोलर मास अपॉन Na। तो वही कर लेते हैं इसमें, दिस विल बी 3/2 kT एंड m/Na, मतलब सॉरी 3 बस 3/2 नहीं, 3 Na के इंटू T/m। Na इंटू क्या होता है, गैस कांस्टेंट R, तो 3/2 RT/m। आप इस फॉर्मूले में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये है मोलर मास, मोलर मास में एक मोल का मास। एक बात ध्यान रखना, एक बात मतलब ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि लोग गलती 50% टाइम सिर्फ और सिर्फ साइन मतलब यूनिट की वजह से करते हैं, यूनिट गलत ले लेते हैं। मतलब देखो क्या है, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड का यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकेंड, तो वो ऐसा यूनिट है। तो इसलिए आर की वैल्यू आपको जूल वाली लेनी, क्या 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ रहा था, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास, मतलब ये तो मोलर मास है। तो क्योंकि VRMS जो है इसका स्पीड क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड आएगा और वो आपका SI यूनिट है, तो आपको मास को भी SI यूनिट में लेना पड़ेगा, और मास का SI यूनिट kg होता है। मतलब अगर मान लो ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक मोल का मास होता है 32 ग्राम या फिर होगा 0.032 kg। तो यहां आपको 0.032 kg लेना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मास को kg में लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो इसमें नीचे लिख लो, एक बात लिख लो, इसमें लिखो इन दिस स्पीड is measured in SI unit, that is meter per second. So in this R, T and M are also taken in SI unit. तो इसलिए आपको हर एक चीज को किस में लेना है, SI यूनिट में ही लेना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये हमारा होगा VRMS का डेरिवेशन 3RT/M। ठीक है, बस ये डेरिवेशन होता है। अब हम लोग इसमें एक दो फॉर्मूले पे और आते हैं। तो इसमें आपका होता है फिर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? अरे एवरेज तो जो बचपन से पढ़े वही, तो क्या होगा उस लोग तो V एवरेज। तो ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 और VN/N। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है V एवरेज। ठीक है, V एवरेज को जब VRMS से कंपेयर करते हैं, VRMS क्या था, वो तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर बाई N उसका रूट। आपको फीलिंग कुछ भी आए कि सर ये बड़ा वो बड़ा, पर आप कोई भी रैंडमली 3-4 वैल्यू ले लेना और निकालना, तो आपको हमेशा मिलेगा कि VRMS जो होता है V एवरेज से बड़ा होता है। तो और उसको वही इसमें जो भी डिफरेंस होता है उस बेसिस पे फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो उसमें V एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 8RT/πm। यहाँ पे 3 था, ये 8/π है। 8/π की वैल्यू 3 से छोटी होगी। अगर पाई की वैल्यू 3.14, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 3 से छोटा आएगा। ठीक है, तो V एवरेज क्या होता है 8RT/πm। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला। तो V एवरेज क्या होता है, याद कर लो, ये सारे फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका मतलब पर्पस देखो, जो पहले लिखवा था जैसे PV = 1/3 mn VRMS², उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं था पर इंपॉर्टेंट है। मतलब पर ये जो दो फॉर्मूले, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जैसे आज जैसे नीट का एग्जाम है, तो नीट के एग्जाम में JEE मेन वाला इन फॉर्मूले पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो V एवरेज हो गया, ये VRMS हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे से मैं एक टर्म लिखते हैं, दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इस पे मतलब एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है गैस मॉलिक्यूल का, जो हम लोगों को ना याद करना है ना पढ़ना, वो हमारे लिए है नहीं, हमारे लेवल का है नहीं एक्चुअली। अरे भाई एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री सब 11th 12th में पूरा निपटाना है। अरे केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, BSc MSc में भी करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा केमिस्ट्री आज ही निपटाना है। तो एक लॉ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे काम का एक्चुअल में है नहीं। ये समझते लॉ कहता क्या है, तो लॉ ये कहता है कि अच्छा जैसे मान लो कि एक बात समझो, मान लो अगर एक क्लास में, अरे आप लोगों के स्कूल में रहे होंगे ना क्लास, मान लो आपके क्लास में 20 बच्चे 20 बच्चे, तो क्या सबका वेट सेम था? नहीं, किसी का मास हो सकता है आपके वेट में 40 kg हो, किसी का मास हो सकता है 50 हो, कोई हो सकता है 70 kg हो। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मास होता है। ठीक है, अच्छा आप क्लास में अपने सोचो, अगर मान लो 20 बच्चे हैं, तो मान लो 20 में से 2-3 का मास, मतलब 2 बहुत पतले से होंगे, 2-3 बहुत पतले से, उनका मास होता है 40 kg के आसपास। 2-3 बहुत भारी बच्चे होते हैं हर क्लास में, जिनका मास 70 kg। पर मैक्सिमम बच्चों का मास एवरेज होता है जैसे 50-55। अरे मैक्सिमम बच्चे तो यही होते हैं ना ये। तो बहुत पतले दुबले बच्चे भी बहुत कम होते हैं क्लास में, और मोटे हट्टे कट्टे भी बच्चे कम होते हैं। मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं। मास ने, चलो एवरेज हाइट की बात कर लेते हैं। मान लो आप 10th में रहे होगे, तो 10th में भी हो सकता है अगर 20 बच्चे हैं, उसमें 2-3 बच्चों की हाइट बहुत कम हो, छोटी सी हाइट हो, या फिर 2-3 बच्चे बहुत लंबे होते हैं ना, कई बार बच्चे लगता है इतने लंबे बच्चे, और मैक्सिमम बच्चों की हाइट क्या होती है? एवरेज। मेरे मैक्सिमम तो ही होता है। तो वही लॉजिक जहाँ पे अप्लाई करता है। तो ये लॉ ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल लगातार घूमते रहते हैं, पर सबकी स्पीड तो सेम होती नहीं है। तो ये बोलता है कि बहुत कम मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत लो होता है, और बहुत कम मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल का स्पीड एवरेज होता है।
अरे यही तो होता है। जैसे मान लो आप अभी, जैसे मान लो कभी कार चलाते हुए देखो रोड पे, तो कभी कदार आपको मिलेंगे कुछ मतलब लोग बहुत स्लो ड्राइव करते हैं, और कुछ लोग मिलेंगे बहुत फास्ट ड्राइव, और मैक्सिमम लोग आपको एवरेज मिलेंगे जो नॉर्मल ड्राइव करते हैं। तो ऐसा ही तो होता ही है। तो मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल है तो कहता है 100 मॉलिक्यूल में भाई 5-10 मॉलिक्यूल बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, 5-10 मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करते हैं, और मैक्सिमम 70-80 मॉलिक्यूल मतलब एवरेज स्पीड में मूव करते हैं। तो वही है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल का स्पीड एवरेज होता है। तो इसमें हम लोग पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इधर आपके पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अरे वही फ्रैक्शन, मान लो कि कितने मॉलिक्यूल कौन से स्पीड को रखते हैं, इसको लिखा जाता है हम लोग dn/n से। अरे यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो पता होगा ना, पर मोल फ्रैक्शन क्या था, उसका मोल अपन टोटल मोल, तो उसका नंबर अपन टोटल आपके पास ये, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर स्पीड। तो ये कर्व कुछ ऐसा आता है, इसको हम लोग ज्वाइन नहीं करते आगे। तो देखो स्पीड एक्स एक्सिस में, तो जब स्पीड देखो कम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी कम, मतलब कम है मॉलिक्यूल, ठीक है। जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तब भी देखो नंबर कम है। और एवरेज स्पीड, ये स्पीड क्या है ना, देखो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्लॉट करो, इसमें फिर नीचे लिखो। ये ध्यान रखना ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है। अरे जैसे मान लो कि जैसे 10 मॉलिक्यूल है तो 2, मान लो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 10 मॉलिक्यूल है और मान लेते इस स्पीड पे 2 मॉलिक्यूल है तो उनका फ्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब वही 2 मॉलिक्यूल अपन टोटल मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल अपन टोटल मोल, वैसे उसका नंबर अपन टोटल नंबर, ठीक है। इसमें नीचे लिखो कुछ बातें लिखो। इट इज फाउंड दैट some molecule move at very slow speed and some molecule move at very high speed, and most of the gas molecule moves at average speed, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, एवरेज स्पीड में मूव करते हैं, ठीक है। ये अब एक बात देखो, इसमें ये जो पीक है, अरे जिस समय मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड को रखते हैं, मतलब कि ये जो है जहां पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इसको यहाँ पे टच करते हो तो इसको बोलते दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज VMP। ये क्या होता है, अरे ये मतलब ये है जैसे मान लो कि 100 मॉलिक्यूल थे, तो जैसे 10 मॉलिक्यूल का मान लो 100 मॉलिक्यूल, मान लो कि 10 मॉलिक्यूल का स्पीड ये था, 20 मॉलिक्यूल का स्पीड ये था, पर 50 मॉलिक्यूल का स्पीड ये था, और फिर मानते 10 मॉलिक्यूल ये थे और कुछ यहाँ 10 मॉलिक्यूल ये थे, ऐसा कुछ था। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड को रखते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो वो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे कॉमन का मतलब, अरे चलो एक एग्जांपल समझते हैं। कार की जब स्पीड की बात हो रही तो कारों का कलर की बात करो, सबसे कॉमन कलर कौन है, तो वाइट। अरे वाइट तो गली गली, अगर 10 कार खड़ी बात तो 10 में से 5 वाइट होती है, बल्कि और ज़्यादा ही होती है। तो वाइट क्या, वाइट इज मोस्ट कॉमन कलर ऑफ कार, या बोलते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल कलर, सबसे ज़्यादा। मतलब अगर मान लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कोई मतलब कार का कलर बताना, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल कौन सा कलर, तो आप बताओगे वाइट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की कार का कलर वाइट होता है। तो वही, तो जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रोबेबल होता है, या जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल, मतलब फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इस स्पीड को रखते हैं, तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसमें नीचे लिखो, आप लोग लिखो स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। जिस स्पीड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो वो आपके पास कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। ये देखो, ये क्योंकि फ्रैक्शन की बातें कर रहा है, ठीक है। अरे फ्रैक्शन की बातें कर रहा है ना ये,
तो आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का, अरे 2 गैस हो, 3 गैस हो, 4 गैस, कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन का समय हमेशा क्या होता है 1। इधर फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व आपका नॉर्मली 1 होता है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है क्योंकि, और एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट होता है। तो इसमें नीचे लिखो पहले बात लिखो, टोटल एरिया ऑफ कर्व इज 1 एंड टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस कर्व के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक मतलब चलो पहले स्पीड को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो है क्या क्या क्या, पहले VRMS का स्पीड 3/2 RT/m, ठीक है। V एवरेज है √8 RT/m, और ये m मतलब कैपिटल M है। ये 1 मोल के लिए है, और 1 मॉलिक्यूल के लिए करोगे वैल्यू वैसे वही आएगा। दिस इज 3/2 kT। 1 मॉलिक्यूल के लिए करोगे तो kT/m। आंसर वही आएगा, आप जो चाहे सॉल्व करना चाहो कर लो। वैसे ये क्या होगा √8 kT/m, स्मॉल m हो जाएगा। वैसे V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीड है, इसका भी फॉर्मूला इससे रिलेट करके निकाला गया एक्चुअल में, मैक्सवेल से निकलता है, पर उसका डेरिवेशन हमारे ना लेवल का ना हम लोगों को उसकी जरूरत है, पर याद करने फॉर्मूले। दिस इज 2 RT/m। 1 मोल होगा तो ये, और अगर 1 मॉलिक्यूल, वैसे आप कोई भी कर लो आंसर वैसे में, दिस इज 2 kT/m, ठीक है। तो अब इसमें देखो है क्या क्या, पहले कुछ इसी में लिख लेते हैं। तो VRMS जो होता है वो V एवरेज से ज़्यादा होता है, और V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होता है। इन तीनों का रेशियो जेई एडवांस में भी 2 बार पूछ रखा है, जेई मेन और नीट में तो पूछो मत कितनी बार पूछा हुआ है। तो मतलब कम से कम सब एग्जाम को मिला लो तो कम से कम 10 बार आ चुका है इनका एवरेज पे, मतलब इनका रेशियो पे क्वेश्चन। तो VRMS is to V, बल्कि V most probable is to V average is to VRMS, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो this will be √2 is to √8/pi is to √3, ठीक है। इसके आगे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वैसे इधर डिवाइड कर दो, तो 1 is to 4/pi is to 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1.44 का स्क्वायर रूट होता है 1.2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैसे 1 is to 1.12 आता है, और is to 1.22 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है, और अगर आप इसको 1 लोगे तो इसको डिवाइड कर लेना, तो ये सब वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक निकाल दिया, अगर मान लो ये 1 हुआ अगर आपको क्वेश्चन में, तो इसको डिवाइड कर लेना, दिस विल बी 1.12 अपॉन 1.22, दिस इज 1 अपॉन 1.12, इतना आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये हो गए इनके फॉर्मूले। तो इसमें देखो है क्या, कोई भी स्पीड लो, टेम्परेचर ऊपर है और मास नीचे है, तो मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा और भारी भरकम है तो भाई धीरे धीरे मूव करेगा तो उसका स्पीड कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर देखो ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, और मास तो चेंज नहीं होगा। अब आप सोचो टेम्परेचर बढ़ा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, अरे ये तो पहले ही तो लिखवाया थोड़ी देर पहले, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो हाफ mv² भी होता है, मास तो बदलता ही नहीं, तो क्या बदलेगा स्पीड, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ों को इसमें आपको सोच के बताना है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल लिए, पहले टेम्परेचर उसको T1 पे स्टडी किया तो मुझे ये कर्व मिला,
फिर टेम्परेचर T2 पे स्टडी किया मैंने, ये कर्व मिला। तो आपको बताना है T1 और T2 में कौन ज़्यादा है कौन कम। देखो आप सोच लो वीडियो को पॉज करके कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि T1 और T2 में कौन ज़्यादा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से वीडियो पॉज करके एक बार सोच जरूर लेना। मैं कुछ करने के पहले फिर से, पढ़ाई हम लोगों को दिमाग से करनी होती, दिल से नहीं करनी होती। मतलब अभी वही कि एक्चुअल क्लास तो चल नहीं रही है वो, तो अभी मैं क्लास में पहुंचता मान लो, तो मुझे पता है एक्चुअल में हर बार की वही सेम स्टोरी है। तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है। फिर से भाई पढ़ाई दिमाग से करनी होती, दिल से नहीं। एक ग्राफ को देखा ऊपर तो इमोशनल होकर बोल दे टेम्परेचर ज़्यादा है, दिमाग मतलब लगाना ही नहीं है। मतलब ऐसा लोग होते हैं कि सर ये अभी सर आपने बोला कि टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, मैंने यही बोला ना सर टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। सर ये कर्व देखो ऊपर जा रहा है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब कि ये वैसा होगा कि पढ़ाई कर रहे तो दिमाग को बगल में रखा है और पढ़ाई कर रहे मतलब दिमाग है ही नहीं, मतलब ऐसा। भाई वो सब चीज़ें तब होती है जब स्पीड वाई एक्सिस में होता, स्पीड वाई एक्सिस में नहीं है, स्पीड एक्स एक्सिस में है। तो इसमें देखो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल से देख लेते आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो जहां पे स्पीड ये है मोस्ट प्रोबेबल और सबसे ज्यादा पीक, और यहाँ पे पीक मान लेते इसका यहाँ पे बनना है तो इसका ये, तो ये एक्स एक्सिस में है तो ये स्पीड ज्यादा है और ये आगे है ना ये इसका, और इसका स्पीड अब VRMS या कोई भी लो सब में टेम्परेचर आपका वही वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला भी कहता है 2RT/m। तो ये स्पीड देखो ज़्यादा, ये स्पीड कम है, मतलब कि जो टेम्परेचर T2 है वो T1 से ज़्यादा है। अरे इसमें ये वाला स्पीड ज़्यादा है, टेम्परेचर मतलब स्पीड जो है वो एक्स एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है। तो उसमें फिर नीचे लिखते हैं, तो लिखो इसमें, लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो इन गिवन कर्व टेम्परेचर T2 इज हायर देन टेम्परेचर T1, ठीक है। अब कुछ बातों को समझना है, ये और इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा था। अरे कंटेनर में गैस, मैंने उसको हीट किया, कूल किया, तो गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, वो बदल नहीं सकता, तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। और मैं लिखवा रहा हूँ सब बातें। देखो जब टेम्परेचर कम था तो क्या था कि स्पीड कम थी, क्योंकि देखो अच्छा जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, अरे मान लो कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी मान लो रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ मान लो आप बढ़ाओगे तो ब्रेथ ऑटोमेटिक कम होगा। अब आप खुद सोचो, अगर इसका स्पीड कम हो रहा है तो फिर इसका हाइट ज़्यादा होगा। अरे जब एरिया सेम है तो अगर एक चीज़ कम होगा तो एक चीज़ बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एरिया सेम आएगा। तो इसका मतलब कि जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम होता है, पर उस स्पीड पे जितने मॉलिक्यूल होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज हाई, तो इनका नंबर हाई होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ गया, क्योंकि स्पीड बढ़ गया तो एरिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है, मतलब ग्राफ देखो फ्लैट हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ और फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, मान लो ऐसा कुछ कर दिया, तो ये आपका पास हो सकता है कि और ज़्यादा फ्लैट हो जाए, तो टेम्परेचर T3 और ज़्यादा हाई होगा, ग्राफ धीरे धीरे मतलब फ्लैट होता जाएगा, ठीक है ऐसा। तो इसमें फिर नीचे लिखते हैं, इसमें लिखो एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो एज speed of gas molecule increases when temperature increases, so fraction of molecule present at most probable speed decreases, fraction of molecule present at most probable speed decreases with increase in temperature, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होने लगता है, ठीक है। भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस प्रेजेंट एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स
more and more flat as we increase the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे वो ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा. ये इसमें लिखो. इट ऑल्सो मीन्स दैट ग्राफ बिकम मोर एंड मोर शार्प. बोलते ना शार्प. दिस ग्राफ बिकम मोर एंड मोर शार्प विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वो शार्प हो जाएगा और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसमें एक चीज और देखो. पहले आपके पास जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन और H2 है, तो ऑक्सीजन का स्पीड हाइड्रोजन से कम होगा. अरे ऑब्वियस है कि जिसका मास ज्यादा उसका स्पीड कम. तो जैसे मान लीजिए कर्व आया, इसमें देखो ध्यान देना है, इसका स्पीड कम है, स्पीड इधर है, और इसका स्पीड ज़्यादा है. तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है. ठीक है, और इसका स्पीड कम है, इसका वही. तो ये ध्यान रखना है कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका पीक ज़्यादा शार्प होता है. तो इसमें नीचे लिखो, एक चीज़ और लिख लो, ये भी ड्रॉ करके, या ऐसा कर लेते हैं. और रहते हैं आपके पास M1 एंड M2. तो M2 ज़्यादा M1 से, ये सेम टेम्परेचर पे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो as molecular mass of gas molecule increases, speed of gas molecule decreases. So curve of lighter, जो हल्का होता है, so curve of lighter gas molecule is flat, whereas curve of heavier gas molecule is sharp. ठीक है, तो हम लोगों का KTZ हो गया है. अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते, 2-3 क्वेश्चन कर लेते. इस सेक्शन में थ्योरी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी इतना करवाया. इस पे न्यूमेरिकल थोड़े से कम आते हैं, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल आएंगे जो हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, देखो जो स्पीड निकलेगा ये बहुत मतलब ज़्यादा निकलता है. ठीक है, तो हम लोग चलो क्वेश्चंस करते हैं. फाइंड द most probable speed of helium gas. Find the most probable speed of helium gas at 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो फटाफट देखो इसको करते हैं. क्या होगा 2RT/m. तो R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू क्या होगी. R होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. आप इसको लिख सकते हो 25/3. अरे 25/3 वैसे 8.33 होता है, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलेगा. दिस इज जूल पर मोल पर. हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसा करते हैं. तो दिस इज 25 × 300, दिस विल बी 3. इसका मास ध्यान रखना kg में लेना है, ये इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. सो दिस विल बी 4 × 10⁻³ ये कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा. और क्या होगा ये, दिस इज 25. ठीक है, तो 25 बाहर निकाल लेते हैं इसमें, और ये ऊपर. ठीक है, 25 मैंने बाहर निकाल लिया. अरे 25 बाहर निकाल लिया. फिर अंदर क्या बचा 2 × 1000. तो 250 में बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचा √20. ठीक है, आगे इसके आगे √20 की वैल्यू वैसे 4.5 के आसपास होगा. कैसे पता. अरे 16 का रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है उसके बीच में. तो ये इसका आंसर है. ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिखो एवरेज स्पीड ऑफ एन अननोन गैस मॉलिक्यूल. एवरेज स्पीड ऑफ एन अननोन गैस मॉलिक्यूल is half of the average speed of is half of the root mean square speed is half of the, वही RMS कर लो, is half of the root mean square speed
of methane gas is half of the root mean square speed of methane gas. Find the molecular mass of unknown gas if both gas are taken at same temperature. ठीक है, if both gas are taken at same temperature. तो क्या बोल रहा है, देखो जो V एवरेज है, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ अननोन गैस इज हाफ ऑफ द VRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन. ठीक है, ये बोल रहा है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ मैंने गलत लिखवा होगा तो आप चेंज कर लेना. ठीक, एवरेज स्पीड ऑफ अननोन गैस इज हाफ ऑफ द, क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन. तो उसका हाफ है, तो करते हैं, क्या होगा, 8RT बाई पाई एम, दिस विल बी 1/2, और क्या होगा, अंडर रूट टाइम क्या होगा, 3RT बाई 16. ठीक है, और स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 8, और RT से RT में काट ही देता हूँ, बाई पाई और m, स्क्वायर करने पे 1/4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3/16. और मीथेन का मास है 16. वैसे केजी में लेना चाहिए, आप केजी में लेना चाहो ले लो, पर क्योंकि ये भी फिर केजी में आएगा तो बात वही पड़ेगी एक्चुअल में. ठीक है, तो वैसे केजी में लेना चाहिए, पर दोनों क्योंकि ये भी केजी में फिर आ जाएगा तो बात वही पड़ेगी. लास्ट में ग्राम में ही नॉर्मली ऑप्शन रहते हैं, तो इतना चलता है क्योंकि यूनिट दोनों सेम आएगा. देखो मुझे तो पता है कब यूनिट सेम आएगा कब अलग आएगा, तो यहाँ मुझे पता फर्क नहीं पड़ता है, पर आप सेफ साइड रहने के लिए हमेशा केजी में लेके करना, गलती नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे तो वैसे सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों साइड आपका वो कट ही जाता है वो. तो क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा, 8 × 4 × 16 अपॉन पाई का मतलब 3.14 × 3. मेरे हिसाब सही आ रहा है ये. इसका कैलकुलेशन करके देख लेते क्या है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली m की वैल्यू 54.3 आ रहा है. ठीक है, तो ये इसका आंसर 54.3 ग्राम. ठीक है, वैसे ये 2 क्वेश्चन बहुत है, और हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी चलो कर लेंगे. ठीक है.